हेलो एवरीवन, जैसा कि आप सभी को पता है आज की क्लास में हम अगला टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। आज की क्लास में हम लोग टॉपिक डिस्कस करेंगे इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का। इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इसकी वेटेज भी हमारी रहेगी 40 मार्क्स की, जो 3 पार्ट्स में डिवाइड है। हम लोग ये चीज़ डिस्कस कर चुके हैं। फर्स्ट टॉपिक रहेगा हमारा इंडियन इकोनॉमी ऑन द एव ऑफ इंडिपेंडेंस अलोंग विद 2 अदर टॉपिक्स। एक टॉपिक रहेगा हमारा 5 ईयर प्लान, या फिर हमारा इंडियन इकोनॉमी 1950 टू 1991, ऐसा भी आप बोल सकते हो। फिर हमारा रहेगा एलपीजी पॉलिसी। तो ये तीनों टॉपिक मिलकर इनकी वेटेज आपकी हो जाएगी 12 मार्क्स की। तो आने वाली 2-3 क्लासेस में हम हमारे ये 12 मार्क्स को पूरा करेंगे और ध्यान से अच्छे से समझेंगे। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं इंडियन इकोनॉमी ऑन द एव ऑफ इंडिपेंडेंस। तो जब भी बात आएगी इंडियन इकोनॉमी को समझने की, तो आपको ये तीनों टॉपिक अच्छे से समझने हैं कि भाई इंडियन इकोनॉमी ऑन द एव ऑफ इंडिपेंडेंस कैसी थी। इंडियन इकोनॉमी ऑन द एव ऑफ इंडिपेंडेंस को हमें समझना पड़ेगा कि जब आज़ाद हम हुए, जब अंग्रेज हमें छोड़ के गए, आज़ादी लेकर गए, तब हमारी इकोनॉमी कैसी थी। जब पार्टीशन हुआ, पाकिस्तान 2 पाकिस्तान हमने दिए, प्लस में भारत अलग हो गया उनसे, तब हमारी इकोनॉमिक कंडीशन कैसी थी। जब हम आज़ाद हो गए उसके बाद हमने क्या किया, वो 5 ईयर प्लान्स में हम लोग समझेंगे। 1950 टू 1991 हम लोगों ने क्या क्या किया। और 1991 में हमारी पॉलिसी आई थी एलपीजी पॉलिसी। 1991 लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन की इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी और इसके आने के बाद क्या क्या हमें फ़ायदे हुए और क्या क्या हमें नुकसान हुए, ये सब चीज़ें हम लोग समझेंगे। तो आइए आज की क्लास का टॉपिक हम लोग समझते हैं, इंडियन इकोनॉमी ऑन द एव ऑफ इंडिपेंडेंस। अब इंडियन इकोनॉमी ऑन द एव ऑफ इंडिपेंडेंस हमें समझना है, उसके लिए हमें समझनी पड़ेंगी 6 सेक्टर। सबसे पहला, आज़ादी के समय हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर कैसा था, इंडस्ट्रियल सेक्टर कैसा था, फॉरेन ट्रेड कैसा था, डेमोग्राफिक प्रोफाइल कैसा था, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर कैसा था, इंफ्रास्ट्रक्चर में हम लोगों ने डेवलप किया था या नहीं किया था, ब्रिटिशर्स ने क्या इंफ्रास्ट्रक्चर पॉलिसी लेके आए थे हमारे यहाँ जो वो छोड़ के गए थे हमारे लिए। तो सबसे पहले आए हम लोग डिस्कस करते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर की। तो एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या था, लो प्रोडक्टिविटी थी। अभी लो प्रोडक्टिविटी के क्या क्या रीजन थे। पहला रीजन था जमींदारी सिस्टम। अब जमींदारी सिस्टम को इससे हम अलग भी रिलेट कर लेते हैं। लो प्रोडक्टिविटी, लो प्रोडक्शन, यानी कि हमारे वहाँ प्रोडक्शन जितना होता था। जमींदारी सिस्टम क्या था, बेसिकली ब्रिटिशर्स ने ट्रायंगुलर रिलेशन बनाया हुआ था। फर्स्ट में थे ब्रिटिशर्स, सेकंड में जमींदार, थर्ड में थे फार्मर्स। अब अंग्रेजों ने क्या किया, एक ऐसा ट्रायंगुलर रिलेशनशिप बनाया। उन्होंने अपॉइंट किया जमींदार्स को एज अ परमानेंट ओनर ऑफ द सोइल। भाई जो जमीन है उसके परमानेंट ओनर, यानी कि जो भी उस समय के ताकतवर लोग, हर गांव शहर मोहल्ले में कुछ ताकतवर बाहुबली लोग होते हैं, उस समय अंग्रेजों ने कहा कि भाई हम हर जमींदार से तो पैसा, हम हर किसान से तो लगान वसूल नहीं कर सकते। तो उस समय के जो भी सामंत थे उन सभी को उन्होंने अपॉइंट किया कि भाई आप जमींदार हो, यहाँ का जो भी टैक्स है आप वसूल करो, बदले में हमें एक फिक्स प्रोपोर्शन आप लोग देते रहो। तो जमींदार क्या करते थे, एक फिक्स परसेंटेज ब्रिटिशर्स को देते थे और फार्मर्स से जितना चाहे वो लोग लगान ले लेते थे। तो फार्मर्स पे जाता था बेचारा। कई जगह तो ऐसा भी होता था कि जो प्रोडक्शन है उसका 90% तक लगान के रूप में ले लिया जाता था। बेशक उस समय पे भुखमरी फैले, सूखा पड़े या बारिश बहुत ज़्यादा आ जाए, फ्लड आ जाए, उनका लगान वो लोग माफ़ नहीं करते थे। तो सारा का सारा जो कर्ज आता था किस पे आता था, फार्मर्स के ऊपर। तो बेसिकली प्रोडक्टिविटी काफ़ी लो थी, प्रोडक्शन लो नहीं थी, प्रोडक्टिविटी लो थी कि जितना वो लोग प्रोड्यूस करते थे उसका यूटिलाइज ज़्यादा नहीं कर पाते थे। कुछ ही हाथों में रह जाता था, ब्रिटिशर्स या जमींदार के पास, इनके पास रह जाता था। फिर हाई डिपेंडेंस ऑन रेनफॉल। उस समय किसान, उनके पास ज़्यादा इरिगेशन फैसिलिटीज़ नहीं होती थी, किसी सिंचाई के साधन नहीं होते। अच्छी बारिश हुई तो अच्छी फसल होती थी, बारिश खराब हो गई तो फसल खराब हो जाती थी।
बारिश गलत टाइम पे आई तो फसल खराब हो जाती थी, कई बार तो पकी हुई फसलें भी खराब हो जाती थी। फॉर एग्जांपल मान लो फसल पक गई और एकदम से बारिश आ गई 2-3 दिन, तो सारी फसल गिर जाती थी। आजकल के टाइम में तो क्या होता है, कार्बाइन से हम लोग गिरी हुई फसल में से भी काफ़ी गेहूँ निकाल लेते, लेकिन उस समय पे ऐसे कोई सोर्सेज हमारे पास नहीं थे, तो इसलिए सारा का सारा डिपेंडेंस किस पे होता था, हाई डिपेंडेंस ऑन द रेनफॉल। और उस समय पे हमारे पास साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी इतनी अच्छी नहीं थी जो पहले से बता सके। आजकल तो ऐसा होता है, हम सैटेलाइट की मदद से अंदाज़ा लगा लेते हैं, पहले बता लेते हैं कुछ कैलकुलेशन से कि भाई 2 दिन बाद बारिश होने वाली है, 3 दिन बाद बारिश होने वाली। तो आज के समय में तो किसान थोड़ा सा कोशिश करते हैं कि जल्दी से कटाई कर लेते हैं, या काफ़ी हद तक बचा जा सकता है कटाई करके। कुछ ऐसा अरेंजमेंट कर लेते हैं कि भाई जो उनकी फसल है वो बाहर है, ओपन एरिया में, उसको कवर कर लेते हैं या अंदर रखने की कोशिश करते हैं, तो काफ़ी हद तक जो नुकसान है उससे बचा जाता है। लेकिन उस समय में तो कुछ भी नहीं होता था, तो ये दूसरा उनका नुकसान था, ये हाई डिपेंडेंस ऑन रेनफॉल। अब इसके साथ साथ वहां पे एग्रीकल्चर का कमर्शियलाइजेशन भी हो गया। थर्ड वन इज द कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, एक तो हो गया सबसिस्टेंस फार्मिंग, एक हो गया कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, तो आइए हम उस डिफरेंस को भी समझते हैं। एक कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर और एक सबसिस्टेंस फार्मिंग। कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर का मतलब है कि भाई आप जो प्रोडक्शन करोगे वो मार्केट में बेचने के लिए ही प्रोडक्शन करोगे, ये मानसिकता आपकी रहेगी। और दूसरा हमारा था सबसिस्टेंस फार्मिंग, इसका मतलब आप जो प्रोडक्शन करोगे वो सेल्फ कंजप्शन के लिए करोगे। अगर कोई फसल बच जाएगी तो उसको मार्केट में बेचोगे, यानी कि जो सोचने का नजरिया है वो एकदम से चेंज हो गया। पहले आप खुद के लिए प्रोडक्शन करते थे, फसल बचती थी तो उसको बेचते थे। अब आपने कहा कि मैं बाहर के लिए प्रोडक्शन करूंगा, मैं बेचने के लिए प्रोडक्शन करूंगा। तो इसीलिए आजकल हमारे यहाँ जो प्रोडक्शन हो रही है उसमें केमिकल्स का, इंसेक्टिसाइड का, पेस्टिसाइड का, इनका यूज ज्यादा हो रहा है। तो हम लोग अगर खुद भी यूज करना चाहे तो यूज नहीं कर सकते। पंजाब में तो इतना ज्यादा हो गया, तो कहा जाता है कि एक गाय या एक भैंस अगर किसी कपास के खेत में चली जाए और वो कुछ चारा वहां से खाएं तो उसकी मृत्यु तक हो जाती है। तो इतना ज्यादा छिड़काव जो दवाई है, जहरीली दवाइयों का होता है। तो बाद में उन्हीं से फसल आनी है, मान लो गेहूं की फसल पे, चावल की फसल पे हुआ, वो फसल आई, वो फसल हम खाएंगे, हम सोचेंगे तो प्योर है, लेकिन कहीं ना कहीं उससे हार्मफुल जो भी सब्सटेंसेस है वो हमारे शरीर के अंदर जाएंगे और हमें डिजीज होते जा रहे हैं, अनेक तरह के डिजीज। तो कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर हमारा हो गया। एक और प्रॉब्लम हमारे सामने उस समय पार्टीशन। अब पार्टीशन के कारण जो फर्टाइल लैंड था हमारा वो सारे का सारा चला गया था पाकिस्तान, यानी कि एक पाकिस्तान तो ओरिजिनल जो पाकिस्तान अभी है, एक जो 1971 में बांग्लादेश बन गया वो भी शुरू में पाकिस्तानी था। दोनों जगह जो मेन फर्टाइल लैंड थी, जो पंजाब था, पंजाब में, पंजाब का नाम किस पे पड़ा, पंज प्लस आब, 5 नदियों का समूह, सिंध, झेलम, चिनाबी, रावी और सतलुज। सिंध, झेलम, चिनाबी, सिंध, झेलम, चिनाबी, रावी, चिनाब, रावी, सतलुज, ठीक है। तो इन 5 नदियों से मिलकर बना पंजाब, और वो मेन पंजाब जहाँ पे प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती थी वो पाकिस्तान में चला गया, सिंध पाकिस्तान में चला गया। वो हमारी बैकबोन थी पूरे इंडिया की, पूरे इंडिया को खिलाने के लिए वहाँ प्रोडक्टिविटी होती थी, वो पाकिस्तान में है। दूसरा, पार्टीशन के कारण हमें दिक्कत हो गई रॉ मटेरियल की। रॉ मटेरियल की डिफिशियंसी हमारे पास किसके लिए हो गई? पहला, जूट मिल जो हमारे पास थे उनके लिए, फिर टेक्सटाइल मिल जो महाराष्ट्र में थी, जो बेसिकली गुजरात में थी, उनके लिए, क्योंकि मेन जो ये प्रोडक्शन होती थी ये कलकत्ता साइड में होती थी, कोलकाता में, या फिर जो बांग्लादेश बन गया है उस बांग्लादेश में, उस समय तो पाकिस्तान ही था, वहाँ वो लैंड चले गए। तो इस सारे के सारे उस समय पे एग्रीकल्चर सेक्टर था, लो प्रोडक्टिविटी थी, हाई डिपेंडेंस ऑन द रेनफॉल। एक और था उसमें वेज बिटवीन owners of the soil and tillers of the soil।
ज़मीन पे काम करने वाले जो मजदूर है और ज़मीन के जो मालिक है उनके बीच में जो गैप है, वो खाई है, वो काफ़ी बढ़ती जा रही थी। एक है जो काफ़ी मेहनत करता था, उसको शेयर काफ़ी कम मिलता था। एक है जो ज़मींदार है, जिसकी ज़मीन है, वो काफ़ी ज़्यादा शेयर ले जाता था, उनका एक्सप्लॉटेशन काफ़ी ज़्यादा होता था। तो इस वजह से लैंड सीलिंग एक्ट भी हमारे पास आए, लैंड रेगुलेशन एक्ट भी आए थे कि भाई रेंट को फिक्स किया जाएगा, डिपेंड ऑन एरिया, इरिगेशन फैसिलिटीज़ कैसी है वहाँ पर, उसके बेसिस पे रेंट को फिक्स किया जाएगा। बट उस समय पे ऐसा नहीं था, उस समय पे काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता था किसानों को। तो ये मैंने कोशिश किया आप लोगों को समझाने की कि एग्रीकल्चर सेक्टर हमारा आज़ादी के टाइम पे कैसा था। तो आइए अगला टॉपिक हम लोग समझते हैं, इंडस्ट्रियल सेक्टर ऑन द एज ऑफ इंडिपेंडेंस। तो इंडस्ट्रियल सेक्टर कैसा था? हमारे इंडस्ट्री कहती है डिस्क्रिमिनेटिंग टैरिफ पॉलिसी। अब डिस्क्रिमिनेटिंग टैरिफ पॉलिसी क्यों बोला गया भाई? उस समय पे क्या भेदभाव होता था? हाँ जी, उस समय पे भेदभाव होता था। जो हम ब्रिटिशर से इंपोर्ट करते थे, यानी ब्रिटेन से जो इंपोर्ट करते थे, उस पर कोई टैक्स नहीं लगता था। दूसरे देशों से अगर कुछ थोड़ा बहुत भी इंपोर्ट करेंगे, बेसिकली चाइना से थोड़ा बहुत ट्रेड हमारा चलता था, तो इंपोर्ट करने पे टैक्स लगता था। ब्रिटिशर जो भी यहाँ बेचते थे उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी, जो इंडियन प्रोडक्ट्स है उनके ऊपर टैक्स लगेगा, जो ब्रिटिशर के प्रोडक्ट है उन पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। एक समय पे तो इंडियन प्रोडक्ट्स पे इतना टैक्स हो गया, अगर कोई 100 रुपए की चीज थी उस समय पे, तो उस पर 112 रुपए टैक्स बन गया, टोटल वो 212 रुपए की चीज हो गई। इस कारण से इंडियंस के सामने दो ही ऑप्शन रहे थे, या तो वो अपना बिजनेस को बंद कर दे, बिजनेस को बंद करे, या फिर वो हो जाए करप्ट। वो अगर करप्ट होंगे तब भी दिक्कत होगी, अगर बिजनेस बंद करेंगे तब भी दिक्कत होगी। तो अंग्रेजों ने दो ही सिचुएशन हमारे सामने छोड़ी थी, और दोनों में फायदा अंग्रेजों का ही था। तो डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी, टैक्सेस जो ब्रिटिशर्स के प्रोडक्ट थे उन पे नहीं लगते थे, इंडियन प्रोडक्ट्स के ऊपर काफी लगते थे। दूसरा, कंपटीशन विद मशीन और मशीन मेड प्रोडक्ट। अब दूसरी समस्या ये थी, जो इंडियंस थे वो प्रोडक्शन करते थे हाथों से, खादी की प्रोडक्शन करते थे, जिस प्रोडक्शन करने में काफ़ी टाइम लगता था और वैरायटी काफ़ी कम होती थी। सेम चीज़ अब क्या होता था, जो ब्रिटिशर्स हैं वो मशीन से प्रोडक्शन करते थे, तो मशीन से प्रोडक्शन करेंगे उसमें क्या होगा, फाइननेस अच्छी होगी, उसमें डिज़ाइन बहुत ज़्यादा होंगे, और वो सस्ता काफ़ी होगा क्योंकि वो मशीन से प्रोडक्शन करते थे। तो इस वजह से हमारा जो कॉम्पिटिशन था ऐसा था कि आप कह सकते हो मारुति 800 का कंपटीशन था, मारुति 800 का मर्सिडीज से, ऐसा कह सकते हो आप। ज़्यादा हो गया वैसे ही, लेकिन फिर भी कह सकते हो काफ़ी हद तक। और थर्ड प्रॉब्लम क्या थी बेसिकली, डीके ऑफ द प्रिंसली कोर्ट्स। अब जो प्रिंसली कोर्ट्स थे वो खत्म हो गए, जो प्रिंस थे, राजा थे, महाराजा थे, रजवाड़े थे, वो समाप्त हो गए। अब वो क्या करते, जो हैंडमेड प्रोडक्ट्स थे, जो इंडियन प्रोडक्ट्स थे, उनको काफ़ी अहमियत देते थे। जो कला के माहिर लोग थे उनको काफ़ी रिस्पेक्ट देते थे, वो शौकीन लोग हुआ करते थे चीज़ों के, कि कोई पेंटर है तो उसको रखते थे, उसको अच्छा मुआवजा भी दिया था, उसको अच्छी सैलरी भी दी जाती थी, ऐसा। और इसके अलावा न्यू पैटर्न ऑफ डिमांड। अब हमारे यहाँ ना डिमांड का भी एक नया पैटर्न आने लग गया था। हमारे यहाँ ना न्यू इंडियन जनरेशन जो आ रही थी वो ब्रिटिशर्स के बनाए हुए प्रोडक्ट को पसंद कर रही थी, ठीक है, क्योंकि कंपैरिजन में कौन सा प्रोडक्ट था, इंडियन प्रोडक्ट। जो पुरानी जनरेशन थी वो फिर भी कहीं ना कहीं उनका इंडियन प्रोडक्ट से लगाव था,
जो हिंदुस्तान में बनी हुई चीज़ें उनसे लगाव था, लेकिन नई जनरेशन उनको पसंद नहीं कर रही थी। तो बेसिकली जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है उसके सामने काफ़ी समस्याएं थी, उनमें से कुछ समस्याओं को मैंने आपको बताने की कोशिश की। तो आइए अगला टॉपिक हम समझते हैं इसी के साथ। अब हमारा फॉरेन ट्रेड कैसा था? फॉरेन ट्रेड में क्या था हमारा कि ब्रिटिशर्स की मोनोपोली थी कि वो जो भी इंडिया क्या था, एक बहुत बड़ी मार्केट थी शुरू से ही। अब क्या है, ब्रिटिशर्स को कोई सामान बेचना होता तो इंडिया में बेचता, रॉ मटेरियल लेके जाना होता तो इंडिया से लेके चला जाता था, तो उनका मोनोपोली कंट्रोल था। इंडियन ट्रेड उन्होंने क्या किया था, उन्होंने रेस्ट्रिक्ट किया था इंडिया को सिर्फ ब्रिटेन से ट्रेड करने पे। अब क्या करता था, ब्रिटिशर्स क्या थे, ब्रिटेन वॉज नेट इंपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल और प्रोडक्शन गुड्स। बेसिकली जो प्रोडक्शन गुड है या रॉ मटेरियल, उसका नेट इंपोर्टर कौन था? ब्रिटेन। ब्रिटेन उस समय नेट इंपोर्टर था, हमारे यहाँ से सारा रॉ मटेरियल वो ले जाते थे और क्या करते थे, ब्रिटेन वॉज नेट एक्सपोर्टर ऑफ फिनिश्ड गुड्स टू इंडिया। अब ब्रिटेन एक्सपोर्ट करता था, यानी कि हमारे देश में आता था। अब ब्रिटेन और इंडिया ये क्या करते थे, यहां से ले गए रॉ मटेरियल। अब रॉ मटेरियल ले गए तो उनके यहाँ जो मशीन है, उनके यहाँ जो लोग हैं, उन्होंने इस रॉ मटेरियल से कुछ प्रोडक्ट बनाए, कुछ सामान बनाए, कुछ कपड़ा बनाए, अलग अलग चीज़ें बनाई। अब वो बेचेंगे कहाँ? उन्होंने बेचा इंडिया। और जो फॉरेन ट्रेड से होने वाला जो फायदा भी था ना, तो उस फायदे का भी वो लोग यूज कहाँ करते थे? यूज करते थे अपने एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क के लिए। जो इंडिया है, इतना बड़ा देश है सॉरी तो उस पर कंट्रोल करने के लिए उन्हें क्या करना पड़ेगा, एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप बनाना पड़ेगा। तो जो भी उस ट्रेड से इंडियंस को भी फायदा होगा, उस पर टैक्स लगेगा और टैक्स लग के वो उसी सेटअप को और थोड़ा स्ट्रॉन्ग करेंगे और जो पैसा बचेगा वो चला जाएगा ब्रिटेन। तो उस समय का ट्रेड भी काफ़ी हार्मफुल था हमारे लिए। तो उम्मीद है आपको ये सारा टॉपिक समझ आ रहा होगा। आइए अगला टॉपिक हम लोग डिस्कस करते हैं, डेमोग्राफिक प्रोफाइल। उस समय पे हमारा क्या था, हाई बर्थ रेट एंड हाई डेथ रेट। अब हाई बर्थ रेट था, हाई डेथ रेट था, क्योंकि अब फैमिली प्लानिंग के बारे में इतना कुछ राय दी नहीं जाती थी। परिवार छोटे होने चाहिए, बड़े होने चाहिए, इसके ऊपर कोई बोलता नहीं था। अब बर्थ रेट भी काफ़ी ज़्यादा था, लेकिन डेथ रेट भी काफ़ी ज़्यादा था। एक फैमिली में 8-8, 9-9 बच्चे होते थे, उनमें से 3-4 बच्चों की डेथ हो जाती थी, 4-5 सर्वाइव करते थे, 10 बच्चे, 12 बच्चे। आजकल कुछ कम्युनिटी के लिए हम सब सोचते हैं कि भाई इन फैमिलीज़ में इतने बच्चे क्यों होते हैं। वो समय था आज़ादी के टाइम पे, चाहे हिंदू हो मुस्लिम हो, हर फैमिलीज़ में लगभग इतने बच्चे होते थे। उसमें से सर्वाइव काफ़ी कम कर पाते थे। उस समय पे मेडिकल फैसिलिटीज़ अच्छी नहीं थी, बिकॉज ऑफ पुअर मेडिकल फैसिलिटीज। अच्छा जी, और क्या था, एक्सपेक्टेड लाइफ उस समय पे लगभग थी 32 ईयर्स।
अब ये आपने जब सुना होगा तो आपको बड़ी घबराहट हुई होगी। एग्जैक्ट थी उस समय पे लगभग 32.6 ईयर्स, लेकिन आप इसको 32 ईयर्स भी लिख सकते हो। तो आपको घबराहट हुई। 32 ईयर्स का मतलब क्या हुआ कि कोई व्यक्ति ऑन एवरेज 32 ईयर्स ही जीता था, फिर उसकी डेथ हो गई। इसका मतलब कहेंगे हाँ इसकी कंप्लीट एज हुई, क्योंकि उस समय पे हमारे यहाँ भुखमरी काफ़ी ज़्यादा थी, कुपोषण के शिकार होते थे लोग। एक छोटी सी बीमारी कोई आ जाती थी वो लाखों लोगों को ले जाते थे। आजकल तो हम कोरोना से काफ़ी डरे हुए हैं, उस समय पे तो छोटी छोटी बीमारियाँ, एक दिमागी बुखार फैला था उस समय पे, काफ़ी लोगों को ले गया। अनेक बीमारियां आती थी और हजारों लाखों लोगों को ले जाती थी, उनकी डेथ हो जाती थी। तो उस समय की एवरेज एज हमारी थी लगभग 32 ईयर्स। अब इसके अलावा और क्या क्या हमारे सामने थी? पुअर हेल्थ फैसिलिटीज, जैसे कि मैंने आपको बताया था, पुअर मेडिकल फैसिलिटीज यानी कि हेल्थ फैसिलिटीज, इसको अलग भी बोल सकते हो आप। हेल्थ फैसिलिटीज़ अच्छी नहीं थी उस समय पे भी, जगह जगह पर लोग मेडिकल फैसिलिटीज़ की कमी के कारण डेथ हो जाती थी, एक्सीडेंटल डेथ या अलग अलग फ्लड आ गया उसके कारण डेथ, तो ये सब चीज़ें चलती थी। तो हमारे यहाँ उस समय पर डेमोग्राफिक प्रोफाइल भी अच्छा नहीं था। और ये अगला टॉपिक हम समझते हैं ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। उस समय पे क्या होता था बेसिकली हमारा, आपको पता है कि भाई ऑक्यूपेशन को 3 पार्ट्स में हम लोगों ने डिवाइड किया है कि भाई प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर। तो उस समय पे कैसे डिवाइडेड था? उस समय प्रीडोमिनेंस ऑफ द एग्रीकल्चर सेक्टर यानी कि प्राइमरी सेक्टर का मेन डोमिनेंस था। 72% से ज्यादा लोग इसी सेक्टर में एंगेज थे। अप्रोक्स 72.9% लोग उस समय पे इसी सेक्टर में इन्वॉल्व थे यानी कि प्राइमरी सेक्टर। अब प्राइमरी सेक्टर तो आप लोगों को समझ आया होगा। बेसिकली 3 सेक्टर हमारे पास थे, एक था प्राइमरी, एक था सेकेंडरी, टर्शियरी। अब प्राइमरी सेक्टर का बेसिकली मीनिंग क्या था कि भाई जमीन से यानी कि मेन जो सोर्स है वहां से एक्सट्रैक्ट करना, रिसोर्सेज को निकालना, उसको प्राइमरी सेक्टर बोला गया था। इसमें क्या क्या चीजें आती थी? एग्रीकल्चर, फिशिंग, फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री, ये सब चीजें इसके कुछ एग्जांपल थे। फिर सेकेंडरी सेक्टर बेसिकली बोला गया तो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को, यानी कि जो रॉ मटेरियल हमने निकाल लिया वहां से, अब उससे कुछ चीज को मैन्युफैक्चर करेंगे। फॉर एग्जांपल हमने कॉटन निकाला एग्रीकल्चर सेक्टर से, कॉटन से हमने धागा बनाया सेकेंडरी सेक्टर में यानी कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में हमने धागा बनाया, कपड़ा बनाया, शर्ट बनाया, कुर्ता बनाया, पजामा, कुछ भी चीज हमने बनाई। ये मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर था, ठीक है। फिर टर्शियरी सेक्टर बेसिकली था सर्विस प्रोवाइडिंग सेक्टर। इसका काम बेसिकली क्या था? सर्विस प्रोवाइड करना। वेयर हाउसिंग, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, ये सब चीजें इसमें चलती रहती थी। तो इसी को हम लोग समझते हैं आइए। अब सेकेंडरी सेक्टर में हमारा कितना था? सेकेंडरी सेक्टर में हमारा शेयर था अप्रोक्स 10%, यानी कि 10% लोग मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में काम करते थे। यानी कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी हमारा उस समय पे, इंडस्ट्रियल सेक्टर अच्छा नहीं था, स्ट्रॉन्ग नहीं था, ज़्यादा इंडियन कंपनीज उस समय नहीं थी एस्टेब्लिश, ठीक है। फिर हमारा था टर्शियरी सेक्टर। टर्शियरी सेक्टर उस समय पे कहा जाता है कि भाई ये थोड़ा सा अप्रोक्स में बोला जाएगा, लगभग 15% से 20% के बीच में, इतना ये था। तो ये उस समय पे हमारा ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर था। तो आए अगला टॉपिक हम लोग समझते हैं।
इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर। हाँ, ब्रिटिशर्स ने इंफ्रास्ट्रक्चर पे उस समय पे काफ़ी काम किया था। उन्होंने क्या किस किस चीज़ पे काम किया था? सबसे पहले ट्रांसपोर्टेशन, फिर काम किया उन्होंने कम्युनिकेशन। ट्रांसपोर्टेशन पे क्या काम किया? एयरवे, रोडवेज, रोड के रास्तों को उन्होंने क्या किया? लिंक किया। उन्होंने गाँव को शहरों के साथ लिंक किया, शहरों को पोर्ट्स के साथ लिंक किया। पोर्ट मतलब बंदरगाह, या जहाँ पे अंग्रेजों के शिप आएंगे वहाँ से पक्की सड़कें या कच्ची सड़कें या अच्छी सड़कें उन्होंने बनानी शुरू की, ताकि जो रॉ मटेरियल वो लोग लेके आएंगे, वो जो रॉ मटेरियल उनको इंडिया से लेके जाना वो इजीली ले जा सके। या फिर सड़कें ऐसी बनाए जो उनका रेलवे तक, ट्रैक तक पहुँच सके, रेलवेज। तो इस वजह से उनको काफ़ी बेनिफिट हुआ। और फिर पानी के जहाज तो उनको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट देते ही देते थे। तो वाटर शिप्स, तो 3 तरह से उन्होंने यहाँ काफ़ी अच्छा डेवलपमेंट किया। उन्होंने ये डेवलपमेंट किया अपने फ़ायदे के लिए, लेकिन हाँ, उनके जाने के बाद इसका काफ़ी बेनिफिट हमें भी मिला। उन्होंने रोड बनाए काफ़ी हद तक, ठीक है। उन्होंने रेलवेज को इंट्रोड्यूस किया इंडिया के अंदर, फिर रेलवे ने काफ़ी अच्छा प्रोग्रेस किया। उनका मेन मोटिव क्या था कि भाई जो रॉ मटेरियल है वो एक जगह से दूसरी जगह पे जल्दी से जल्दी पहुंचाया जा सके। जो फिनिश प्रोडक्ट ब्रिटिशर लेके आते थे, ब्रिटिशर्स, वो आराम से पूरे ऑल ओवर कंट्री में फैला सकें। इस तरह शिप से वो क्या करते थे, यहाँ से रॉ मटेरियल लेके जाते थे ब्रिटेन, ब्रिटेन से फिनिश प्रोडक्ट लेके आते थे इधर। तो ये उनका मेन था। फिर कम्युनिकेशन के लिए उन्होंने क्या किया? पोस्टल सर्विसेज को इंट्रोड्यूस किया। इस वजह से जो मैसेज वगैरह हैं वो इजीली पहुंच पाते थे लोगों तक। तो ये ब्रिटिशर्स के समय पे, या ब्रिटिशर जब गए उस समय पे हमारे इंडिया की कंडीशन थी। तो एक क्वेश्चन और बनता है कि भाई मैंने अभी आपको ज़्यादातर नेगेटिव पॉइंट से बताया, कुछ पॉजिटिव तो बताया नहीं मेरे हिसाब से। क्या ब्रिटिशर्स का कोई पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन भी था? तो आंसर आएगा हाँ। एक सेकेंड में इंक डाल देता हूँ इसमें। Positive contribution of Britishers। ब्रिटिशर्स के पॉजिटिव कंट्रीब्यूशंस क्या क्या थे? पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन थे सबसे पहला एजुकेशन के लिए। उन्होंने एजुकेशन को काफ़ी बढ़ावा दिया था। जो उस समय पे यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके अंदर जो लिख सके, पढ़ सके, बेसिकली उसके पीछे भी उनका अपना फ़ायदा था। उनको क्लरिकल जॉब करने के लिए काफ़ी लोगों की ज़रूरत थी जो इंग्लिश को अच्छा समझ सके और लिख सके। तो इसलिए उन्होंने एजुकेशन को काफ़ी अच्छे से बढ़ाया। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट वगैरह उसमें खुलवाए। लगभग 16% लोग उस समय पे पढ़े लिखे होते थे अप्रोक्स। सेकेंड, उन्होंने क्या किया भाई? अफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क। उन्होंने हमें एडमिनिस्ट्रेशन करना सिखाया कि भाई कैसे एक हायरार्की बनाई जाती है, कैसे लोगों से काम करवाया जाता है, कैसे काम को कई हिस्सों में डिवाइड किया जा सकता है, कैसे ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप को खड़ा किया जाता है। आप लोगों को शायद काफ़ी लोगों को नहीं पता होगा, जब अंग्रेज हमारे यहाँ से चले गए, नेहरू जी हमारे यहाँ के प्राइम मिनिस्टर बन गए, तो बड़ा एक दिक्कत आ गई थी। नेहरू जी प्रधानमंत्री तो बन गए लेकिन उनको देश चलाना नहीं आ रहा था। तो उस समय भी क्या होता, ब्रिटिशर्स ने अपने कुछ ऑफिसर्स को भेजा जो यहाँ पे राज करते थे उस समय। तो उन्होंने बताया कि भाई ये पॉलिसी आपकी ऐसी रहेगी, आप ऐसे रहोगे, ये इफेक्टिव वे में ऐसा चलेगा। तो एडमिनिस्ट्रेशन करना सिखाया। जब अंग्रेजों ने भारत को आज़ाद कर दिया उसके बाद भी ये एविडेंस है, ये रिटर्न में है सब कुछ, कि उसके बाद भी कुछ अंग्रेज इधर रहे थे
आर्मी फोर्सेस के अंदर भी उन्होंने आर्मी फोर्सेस को भी काम करना सिखाया, उन्होंने जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप था पॉलिटिक्स के अंदर या मिनिस्ट्री के अंदर उनको भी काम करना सिखाया कि आप इफेक्टिव वे में कैसे काम कर सकते हो। तो ये दूसरा हमारा था एडमिनिस्ट्रेटिव। तो फिर है हमारा कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। अब इसको कोई नेगेटिव भी कहेगा, कोई पॉजिटिव भी कहेगा कि भाई कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर ये अच्छा पॉइंट भी है हमारे लिए, बुरा भी है, लेकिन लास्टली हमारे लिए फायदा ही है। एग्रीकल्चर हम सेल्फ कंजप्शन के अलावा अगर बेचने के लिए भी अगर हम करेंगे, यानी कि हम विदेशियों को बेचें या बाहर बेचें, हमारे यहाँ तो एग्रेरियन इकोनॉमी है, ज़्यादातर लोग अपना खुद के लिए प्रोडक्शन कर पा रहे हैं, तो विदेशों में अगर बेचेंगे तो उनकी करेंसी हमारे पास आएगी, उसका बेनिफिट रहेगा, हमारे जो ट्रेड है वो काफ़ी इफेक्टिव हो पाएगा। तो इसलिए काफ़ी अच्छी चीज़ उन्होंने हमें दी। और क्या था, रेलवेज, वाटरवेज या ट्रांसपोर्टेशन कह सकते हो, डिफरेंट ट्रांसपोर्ट लिंक। फिर उन्होंने हमें कम्युनिकेशन के लिए दिया। हमने पढ़ा अभी कि भाई पोस्टल सर्विसेज उन्होंने हमें दी। उसके अलावा उन्होंने हमें मॉनेटरी एक्सचेंज दिया, एक्सचेंज। तो ये सारी के सारे उनके कुछ फ़ायदे भी थे, नुकसान भी थे। तो आज की क्लास में मैंने आप लोगों के साथ काफ़ी टॉपिक डिस्कस किए। मुझे उम्मीद है आज की क्लास में आप लोगों को समझ आया होगा। पहला टॉपिक मैंने डिस्कस किया आज की क्लास में इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस के अंदर कि हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर कैसा था। फिर हम लोगों ने डिस्कस किया इसी का अगला टॉपिक कि भाई उस समय पे हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर